यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस में स्वागत है, देवप्रयाग में स्वागत है। मित्रों, यूपी पीसीएस सहित विभिन्न परीक्षाओं के जो कार्यक्रम हैं वो घोषित हैं, चल रहे हैं और आप भी उसमें लगे हुए हैं। विशेष तौर पर यूपी पीसीएस मेंस के लिए अब आप लोग अपनी 100 डेज पोल जो स्ट्रेटजी है उसमें साथ काम कर रहे हैं और आज हम इसी सब पर चर्चा करेंगे और पिछले निबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। विगत सालों में जो निबंध पूछे गए हैं वो किस प्रकार से रहे हैं और आप आगामी परीक्षाओं के लिए निबंध कैसे तैयार करें। 2024-25 के लिए क्या-क्या निबंध हो सकता है अच्छा? आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए निबंध के क्या-क्या टॉपिक हो सकते हैं? आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे और पिछले निबंध की चर्चा करते हुए उनकी फ्रेमिंग करेंगे, इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं लोक सेवा आयोग के अपडेट्स न्यूज़ पर शुरुआत करते हैं। लोक सेवा आयोग का अपडेशन क्या है? अपडेट्स यही है कि प्रारंभिक परीक्षा के अप्रत्याशित परिणाम के लिए छात्रों का एक गुट क्या एक तरीके से गुट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कहेंगे कि छात्रों का एक हुजूम जो है, जो इस परिणाम से प्रभावित है और परिणाम की तथ्यात्मकता और वास्तविकता का मूल्यांकन करते हुए देखा जा रहा है कि पारदर्शिता के लिए ज़रूरी है कि आयोग अपनी मेरिट डिसाइड करने के लिए कि प्रारंभिक परीक्षा की कितना कट ऑफ गया है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए कितने प्रश्न के उत्तर बदले गए हैं और प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न को डिलीट किया गया है। ये आवश्यक है और छात्रों की ये मांग सही भी है और बहुत दिनों से ये मांग होती रही है। आयोग चाहे तो इस पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक और एक अभिभावक की भांति विचार करते हुए और सभी को शांत कर सकता है, सभी की जिज्ञासाओं को, इच्छाओं को और भविष्य की तैयारी को देखते हुए कि जिससे छात्र भविष्य में अपनी बेहतरीन तैयारी और भी करते रहें। क्योंकि वही प्रश्न हो सकता है दोबारा आ जाए, अगर आप नहीं बताएँगे कि ये गलत है कि सही है तो कौन उसको जानेगा? इसलिए आयोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, अपना कट ऑफ जारी करे, अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उन गलतियों को सुधार दे और भी छात्र जो उसमें आ रहे हैं अंदर, उनको अंदर लेकर आए और मुख्य परीक्षा को बिना किसी बाधा के, बिना किसी विवाद के उसको संपन्न कराए और फिर मुख्य परीक्षा जून में संपन्न हो जाए, फिर उसका परिणाम भी जल्दी घोषित करके और अपने सत्र को रेगुलर करें। ये आयोग की एक बड़ी चुनौती है और आयोग को इस दिशा में कार्य करना चाहिए, बिना कोई विवाद में पड़े हुए, बिना कोई विवाद में आए हुए। आयोग ऐसा करता है तो उसकी मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, साख सब बनी रहेगी, ये करना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, आयोग को न्यायालय, कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी नहीं जाना चाहिए। आपसी विवादों, मुद्दों का समाधान भी छात्रों के साथ, छात्रों के हितों के साथ कर लेना चाहिए। आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म घोषित कर दिया है। जो लोग प्रारंभिक परीक्षा को क्वालीफाई किए हैं, मुख्य परीक्षा के लिए अपना फॉर्म भरें, उसको जमा करें और प्रारंभिक परीक्षा के लिए फॉर्म भी आप लोगों को अधिक से अधिक भर लेना है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आयोग और छात्रों के बीच असंतुलन को संतुलित करने पर बल दिया जाए, लेकिन इसी बीच आपको अपनी तैयारी पर किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होना, अपनी तैयारी को, अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते रहना है। आज उसी दिशा में हम निबंध पर चर्चा करेंगे। आपको अगर यूपी पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर होना है, आपको अगर यूपी पीसीएस में आपको अगर अच्छी रैंक लाना है, पिछले में आपकी रैंक नहीं सुधरी है, तो कहाँ ऐसा कौन-सा पोर्शन है जिस पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और वो पोर्शन आपका हिंदी और निबंध है। निबंध जो अमूमन होता क्या है कि जब एग्ज़ामिनेशन के समय कोचिंग संस्थानों के या अब तो ढेर सारे लिखे हुए जो नोट्स होते हैं, लोग मार्केट में जाते हैं, उठा लेते हैं, उसी को पढ़ कर के निबंध दे देते हैं और पता लगता है कि मार्किंग कैसी हुई है, मार्किंग का परसेंटेज क्या रहा है, वही रहा है। अर्थात आपको 50% पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है और 30% से लेकर और 50% के बीच आप रह जाते हैं। लेकिन निबंध एक ऐसा विषय है, जहाँ पर अपनी स्कोरिंग को बेहतरीन कर सकते हैं, अपने टोटल स्कोर को मेंटेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? इसके लिए आपको
यही करना चाहिए कि आपको एक निरंतर अभ्यास कर देना चाहिए, आपको शुरू कर देना चाहिए और इसके लिए हमारे इस अगर प्रोग्राम के साथ आप जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपकी निबंध की निरंतरता बन जाएगी। एक अच्छा निबंध कैसे लिखें उसकी पूरी पृष्ठभूमि बनी रहेगी और सभी के लिए जो समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी और जो पीसीएस मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी, आज जो दे रहे हैं वह भी, जो कल देंगे उनके लिए भी, सभी के लिए क्या है, एक तरीके से एक निरंतर सतत मूल्यांकन प्रोग्राम है। इस सतत मूल्यांकन प्रोग्राम के साथ जुड़ करके आप अपने निबंध पोर्शन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आते हैं आज उसी पर चर्चा करते हैं, पूरी क्लास को देखिएगा और कौन-कौन से टॉपिक होते हैं, कौन-कौन सा टॉपिक आप चयन करें उस पर भी हम आज चर्चा कर रहे हैं और आपको पूछे गए प्रश्नों पर भी बता रहे हैं कि क्या-क्या पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आज निबंध पर ही चलेंगे। निबंध एक समग्र अध्ययन एवं रणनीति पर हम देखेंगे कि इसका समग्र अध्ययन कैसे किया जाए और इसकी पूरी रणनीति कैसी होनी चाहिए, ये आपको देखना है। आप जानते हैं कि निबंध लेखन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से आप जो आपका मूल्यांकन करता है, जो आपका एग्जामिनर है, उसको आप बाँध सकते हैं। निबंध क्या है? एक लेखन की महत्वपूर्ण शैली है, जिसमें आप अपनी क्षमताओं को, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को एक बेहतरीन तरीके से आप मूल्यांकनकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और अपनी छवि को एक एक प्रशासक के रूप में आप उसके सामने प्रतिबिंबित करा देते हैं। एक आप अपने उन शब्दों के माध्यम से, निबंध लेखन की कला के माध्यम से उस मूल्यांकनकर्ता के समक्ष आप स्वयं उपस्थित होते हैं। यानी जब आपका मूल्यांकन हो रहा होता है, तब आपकी छवि जो है मूल्यांकनकर्ता के समक्ष होती है। शब्दों का चयन, सबसे पहले तो विषय का चयन, फिर शब्दों का चयन, फिर शब्दों की जो मानकता है, किस तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी लेखन शैली की जो क्रमबद्धता है, वो सब आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। और यही आपको क्या कर देता है, आपको परीक्षा में अलग कर देता है, भीड़ से अलग कर देता है। तो भीड़ में जा रहे हैं तो आप वही 40 से 50% के बीच रह जाते हैं, लेकिन भीड़ से अलग जाकर के आप 50 से 60% के बीच हो सकते हैं। ठीक है? अब 50 से 60% अगर आपको होना है, मान लिया यूपी पीसीएस में आपका 150 अंक का निबंध है जो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है? अब आप उसको 60% के ऊपर कैसे लेकर के पहुँचे? बात तो ये है और तभी क्या होगा? तभी आपको 60% के जब आप ऊपर पहुँच जाएँगे, तभी आपका स्कोर वो टोटल स्कोर में जुड़ जाएगा, जो आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए क्योंकि इंटरव्यू में वो सहायक हो जाएगा, इंटरव्यू तक पहुँचने में सहायक हो जाएगा और आपके अंतिम चयन और रैंकिंग में भी वो सहायक बनेगा। तो आप ऐसा करके थोड़ा-सा अभ्यास करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और वो उस अभ्यास की निरंतरता को बनाए रखनी है। मित्रों, निबंध लेखन की जो कला है, अगर आप उस पर हम लोग चर्चा आने से पहले आपको बता दें, यूपी पीसीएस यानी यूपी पीएससी की हम बात करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 3 महत्वपूर्ण परीक्षाएँ जो कॉमन परीक्षाएँ जो सभी अभ्यर्थियों के लिए हैं, वो 3 महत्वपूर्ण परीक्षाएँ हैं जिसमें आपका यूपी पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी है और खंड शिक्षा अधिकारी। ये 3 परीक्षाएँ ऐसी हैं जिसमें आपके निबंध का बहुत महत्व है और टोटल स्कोरिंग में ये बहुत मदद करता है। वैसे तो आपकी और भी आयोग की जो परीक्षाएँ आती हैं, वो चाहे एपीएस की रही हों, चाहे जो भी रही हों, उसमें सभी में आता है, लेकिन ये तीनों आपकी एक कॉमन परीक्षा है। हालाँकि आप सहायक कुलसचिव वगैरह की परीक्षा में भी आप निबंध लेखन अच्छा देखते हैं, वहाँ पर भी है। लेकिन देखिए, यूपी पीसीएस के लिए अगर हम बात करें, तो यूपी पीसीएस में 150 अंक का आपका होता है। आपका ये निबंध 150 अंक का होता है और ये 3 खंडों में होता है। 3 खंडों में होता है, जहाँ प्रत्येक खंड के लिए 50-50 अंक होते हैं और 700-700 शब्द होते हैं। यहाँ 50 अंक होंगे और 700 वर्ड में आपको इसको लिखना होगा, 700 शब्दों में आपको इसको लिखना होता है। यहाँ पर भी आपको 700 वर्ड में आपको लिखना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप 700 वर्ड की जो सीमा उसको आप बनाए रखें। ये है। अब दूसरी बात, अगर हम यूपी समीक्षा अधिकारी की बात करें, तो यहाँ पर आरओ के लिए 120 अंक का होता है ये और इस 120 अंक के लिए आपके 3 खंड होते हैं और इन्हीं तीनों खंडों में से आपको 600-600 शब्दों पर आपको ध्यान देना होता है। यानी हर उसके लिए आपका 600 शब्द होना चाहिए। ये 40-40 अंकों का होता है, ठीक है? 40-40 अंकों में आप इसको देखते हैं और 600 शब्द में आपको लिखना होता है, 600 वर्ड में आपको इसको लिखना होता है। 600 वर्ड में। आप देखिए, कुछ
आप लोगों में से कुछ ऐसे उच्च प्रतिभाएँ हैं जो एक बार में पढ़ लेते हैं, उनको सब याद हो जाता है, उनकी बात छोड़ दीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो बस निबंध जैसे आप दीजिए वैसे हम रट जाएँगे और रट करके जाएँगे उतना लिखाएँगे, तो वो एक विशिष्ट प्रतिभाएँ होती हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, वो रटने में माहिर होते हैं। लेकिन निबंध वास्तव में रटने की कला नहीं है, निबंध प्रस्तुत करने की कला है। आपके बौद्धिकता का, आपके लेखन शैली का, आपके ज्ञान का, आपके प्रस्तुतिकरण का एक तरीका होता है जिसमें आप क्या करते हैं, इसको प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा तो यही आपसे सुझाव रहता है कि आप इस क्षमता को अपने अंदर विकसित करें। और विकसित कब हो सकता है? जब आपके पास 10-20 निबंध जब आप लिखेंगे, उसको और हर निबंध लिखा जाए, उसका मूल्यांकन हो और उस मूल्यांकन के साथ आपकी कमियों को दूर किया जाए और आप उसकी अच्छाइयों को आप लेकर के चलें। इससे आप बेहतरीन कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से हम यूपी पीसीएस के पिछले 4-5 सालों के पूछे गए निबंध उस पर चर्चा करें, समीक्षा अधिकारी के पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे, खंड शिक्षा अधिकारी के पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे, जो निबंध पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए क्या संभावित निबंध हो सकता है। आप किस टॉपिक का चयन करें उसको देख सकते हैं। तो आते हैं उसी पर आगे बढ़ते हैं और इस दिशा में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूपी पीसीएस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यूपी पीसीएस पर चर्चा करेंगे। ये आपका खंड का है। ये यूपी पीसीएस के लिए अब देखिए, पहले हम खंड का ये जानते हैं, ये जो है 50 अंक का है। एक खंड जो है 50 अंक का है। ये 50 अंक का है और इस पर आपको 700 शब्दों में लिखना है। मतलब 50 अंक को आपको 700 शब्दों में लिखना है और नंबर आपको कितना प्राप्त करना है? 60%। देखिए, अगर 50 अंक का है तो आपको इस पर कम से कम आपको 30 से 40 नंबर आपको एक पर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है? अब 30 से 40 अंक आपके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? अब देखिए, 3 क्षेत्र खंड का ऐसे ही तीनों खंड क्या होते हैं, 3-3 विषयों में बटे होते हैं। प्रत्येक खंड क्या होता है, 3-3 में बटा होता है। ठीक है? जैसे खंड का है तो खंड का बंटा हुआ है 3 खंडों में। साहित्यिक देखिएगा, ये बटा हुआ है आपका साहित्यिक है और पहले हम तीनों पर चर्चा कर लेंगे, फिर हम एक-एक खंड पर चर्चा करेंगे। ठीक है? तो ये है आपका, ये देखिए खंड का आपका साहित्यिक सांस्कृतिक। ठीक है? तो ये आपका साहित्यिक और सांस्कृतिक है, ये आप ध्यान दीजिए। ये आपका, यहां से आप या तो इसका चयन करें या सामाजिक क्षेत्र का चयन करें या राजनीतिक क्षेत्र का चयन करें। इन तीनों में से किसी एक क्षेत्र को आपको चयन करना होता है। किस क्षेत्र को आप चयनित करें तो आप ज्यादा अंक पाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम तीनों खंड की बात कर लें। देखिए, वो है खंड का, फिर आपका आता है खंड खा आता है आपका। एक खंड खा की हम बात करें तो यहाँ पर भी ये खंड खा में भी आपको क्या करना है, आपको 50 अंक का यहाँ पर भी देखना है। ये भी आपका होगा 50 अंक का होगा। और एक बात और भी देख लीजिए, ये जो आपका निबंध है इसको आप किस में लिख सकते हैं, इसमें आप हिंदी में, अंग्रेजी में आप इसको लिख सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी में लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, तीनों भाषाओं में आप इसको लिख सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू किसी में आप इसको लिख सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन तीनों आपको उसी में लिखना होगा। अब ये नहीं कि आप आपका जो भी मीडियम बनाएंगे वो मीडियम में आपको लिखना होगा। ठीक है? तो हिंदी अंग्रेजी में आप किसी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे 50 अंक का है और आपको 700 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर भी कोई एक खंड आपको लिखना होगा, यहाँ पर कोई एक खंड, इसका आप कोई एक टॉपिक आप चुनेंगे, आपका जो है कोई एक टॉपिक होगा, 3 खंडों में से कोई एक टॉपिक। 700 शब्द हैं आपके। यहाँ पर भी खंड खा में भी 3 टॉपिक है और 3 में से कोई एक टॉपिक आप चुनेंगे, 3 में से कोई एक टॉपिक जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो, आप उस टॉपिक का चयन करेंगे। आप समझिएगा कि तीनों में से आपकी जो सबसे अच्छी पकड़ हो, उसका आप चयन करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले अब आप देखिए,
इन तीनों टॉपिक में से जो आपका सबसे बेहतर होता है वो कौन-कौन सा टॉपिक हो सकता है? खंडका में हमने आपको बता दिया, खंडका में आप देखिए, खंडका में आप क्या करेंगे विज्ञान, तो आपका जो पहला टॉपिक है ये विज्ञान है, विज्ञान, पर्यावरण। अब जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उसका चुनाव कर सकते हैं, ठीक है? तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। मतलब इन तीनों में से एक आपको चुनना यहाँ पर है और इन तीनों में से आपको एक यहाँ पर चुनना है। 1, 2 और 3 में से कोई एक आप वहाँ चुनेंगे और फिर अगले में से कोई एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया और दूसरे में से आप चुनेंगे आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है? आर्थिक क्षेत्र में से और फिर आपका तीसरा होगा जो कृषि होगा। इन तीनों में से कोई एक, किसी एक क्षेत्र का आपको चयन करना है। कृषि, उद्योग, व्यापार, कृषि, उद्योग और व्यापार, ठीक है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण हो गया, आर्थिक क्षेत्र होगा, कृषि, उद्योग एवं व्यापार हो गया, ये स्थितियां हैं, ठीक है? तो अब यहां पर किसी एक का आप चयन करेंगे, ठीक है? ये है, इन तीनों में से किसी एक क्षेत्र का आप चयन करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पर अभ्यास करना होगा। अभ्यास करना होगा जो आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है, जिस पर आपके साथ अच्छे शब्द भंडार हो सकते हैं। ये नहीं किसी कहने से नहीं कि बस आपको लिखा लिखाया वो फोटो स्टेट मिल गया और आप जो है रटना शुरू कर दिए। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। हाँ, वो तो हो जाएगा, आप अपनी संतुष्टि के लिए जाएँगे और वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप निबंध लेकर लिख कर चले आएँगे। लेकिन उससे नहीं, आपके पास शब्दकोश कैसा है? आपके पास अच्छे शब्दों का चयन किस टॉपिक पर बेहतरीन हो सकता है? तो उस टॉपिक के चयन करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा, आपका सबसे फ़ेवरेट टॉपिक क्या हो सकता है? उस फ़ेवरेट टॉपिक पर अच्छा यही नहीं, आपको ये भी देखना है कि कौन-सा ऐसा टॉपिक है जो जनरल नहीं है। जैसे मान लिया आप जानते हैं कि मान लिया 1000 मान लिया 15,000 लोग क्वालीफाई हुए, ठीक है? मान लिया अब जो 15,000 लोग क्वालीफाई हुए, उस 15,000 में 15,000 अच्छी तैयारी वाले नहीं हैं। कुछ लोग तो हैं जो आ गए हैं और लास्ट में क्या ढूँढते हैं? लास्ट में ढूँढते हैं कि चलेंगे और अभी किताबों का सेट ले आएँगे, उसी किताबों के सेट से कुछ लोग हैं जो निरंतर अभ्यास और आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो होते हैं। तो जो आप लोग हैं, जो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए ध्यान देने की बात है। आपके चयन के लिए आपके लिए इसका विस्तार होना ज़रूरी है। आप जनरल टॉपिक का चयन ना करें। जनरल टॉपिक का मतलब जो कोई भी बिना पढ़े-लिखे या जो उसका नहीं कहते हैं निबंध फँसा लिए, तो जिसका नहीं फँसा तो वो भी क्या करेगा सबसे वो वाला टॉपिक चुनेगा जो जनरल टॉपिक है। जैसे मान लिया पॉलिटिकल कोई टॉपिक आ गया। अब पॉलिटिकल आ गया, मान लिया आ गया उसमें इंटरनेशनल रिलेशन में आ गया आपका, क्या आ गया? मोदी डॉक्ट्रिन। मोदी डॉक्ट्रिन के विविध आयाम या भारतीय विदेश नीति के विविध आयाम आ गया। ठीक है? इस तरीके से कुछ आ गया। तो अब वो पता लगा कि पॉलिटिकल क्षेत्र को लोगों ने चुन लिया, बहुत ज़्यादा लोगों ने चुन लिया। आप इससे भी आपको बचना होगा। आएँगे इन सभी स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे, अच्छा निबंध लेखन कैसे करेंगे? मात्र यही नहीं कि आप लिख कर के चले आएँ और अच्छा हो, बस वो अच्छा मिल जाएगा, यही नहीं, आपको ये भी देखना है। अब एग्ज़ामिनर मान लिया कॉपी का मूल्यांकन कर रहा है, उसके पास 50 कॉपियाँ किस पर आ गई? आ गई साहित्य समाज का दर्पण है, 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 सब वही कॉपी आ रही है, एक तरफ से आ रही है। ठीक है? अब उसके बीच में उन 50 कॉपियों के बीच में कोई एक कॉपी कोई दूसरे टॉपिक पर आ गई और अच्छी लिखावट भी है। एग्ज़ामिनर क्या करेगा? अब साहित्य समाज का दर्पण वहाँ पर जनरल मार्किंग हुई। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है जो जनरल हो सकता है और सभी मैक्सिमम लोग उस पर लिखे हैं और लेकिन कुछ ऐसा टॉपिक बीच में आ सकता है, कोई कॉपी जो है एग्ज़ामिनर के पास आ सकती है जो उसको तुरंत क्या करे? लुभा ले। टॉपिक उसका बदल जाए, अरे यार! चलो छोड़ो, ये सब वही लिखे हुए हैं, इससे ये हट करके देखो लगा हुआ है। उस पर फिर वो क्या करेगा? अच्छा मूल्यांकन करेगा। ये भी आपको ध्यान देना है। इन सारी बातों पर चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। जैसे क्लास के साथ बने रहिएगा। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं किए हैं, अभी भी नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। और देवप्रयागम आईएएस ऐप पर हमारी पूरी रेगुलर क्लास तो आपको मिल ही रही है, साथ ही साथ आपका पूरा एनालिसिस किया जा रहा है और उस पर सारे पिछले
साल के पूछे गए निबंधों को देखा जा रहा है, उसका विश्लेषण भी किया जा रहा है, आपके शब्दकोश को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देवप्रयागम आईएएस के ऐप पर इस क्लास में हो रही है। साथ ही साथ आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़े हो, वहाँ पर आपको चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी आपकी स्ट्रेटजी बताई जा रही है। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 टॉपिक हो गए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण ये हो गया। दूसरा आपका हो गया आर्थिक क्षेत्र हो गया। तीसरा आपका हो गया कृषि, कृषि उद्योग और व्यापार क्षेत्र हो गया। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कृषि उद्योग व्यापार क्षेत्र आपका हो गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आइए देखिए, अब तीसरा खंड ये भी आपका 50 अंक का है, तो 50-50 100 अंक का हो गया। अब आइए तीसरे खंड पर आ जाए हम, खंड ग पर आ जाए हम। खंड ग पर आ जाए, यहाँ पर जो है 700 शब्द है और यहाँ पर भी 3 में से एक टॉपिक का चयन करना है। 3 में से एक टॉपिक आपको चयन करना है। 3 में से एक टॉपिक आप चयन करेंगे, वही रहेगा, 50 अंक रहेगा, 700 शब्द रहेगा, 50 अंक रहेगा और 700 शब्द में आपको लिखना होगा। यहाँ पर भी आपको ही करना है। तो ये चीजें हैं। अब इनके लिए भी आपको क्या करना है, वही आपका टॉपिक क्या होगा, उस टॉपिक को आपको ध्यान देना है, ठीक है। 3 टॉपिक, पहला टॉपिक आपका यहाँ पर क्या होगा, आप पहले टॉपिक को देखिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया। अब जो भी आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आप देखिए, ये कॉमन टॉपिक है, ये सभी के लिए कॉमन टॉपिक है, इसलिए हम तो सदैव से सलाह देते हैं कि आप इससे जरूर बचिएगा, क्योंकि इस पर जो जनरल मार्किंग होती है, जो कुछ भी नहीं जानता वो भी करंट अफेयर पूछ लिया गया कि हाल ही में विश्व की परिस्थितियों में व्यापार युद्ध के बारे में पूछ लिया गया। व्यापार युद्ध की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धाएं, इस तरीके से अगर कुछ हो तो क्या होगा, जो नहीं जाना सब व्यापार युद्ध लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। ट्रेड वार का दौर चल रहा है, सब लोग लिखना शुरू कर देंगे। ये ध्यान देना है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ये सभी के लिए कॉमन है। जब आपके पास कोई विकल्प ना हो तब आप इसका चयन करें, आपके पास विकल्प है तो आप उसको और भी देखें, ठीक है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं, हम दूसरा देखते हैं, ये क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक आपदाएं, यहाँ से आपसे पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं। अब प्राकृतिक आपदाओं में आप जानते हैं यहाँ पर बिल्कुल सेट टॉपिक है, कोई ना कोई यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। वो चाहे बाढ़ हो जाए, चाहे आपका भूस्खलन हो जाए, चाहे आपका जो है सुनामी हो जाए, कई बार ज्वालामुखी उद्गार से भी व्यापक प्रभाव पड़ता है, तो आप उसको देखिए, ज्वालामुखी उद्गार हो गया और उसका जो प्रभाव है वो आपका टॉपिक हो सकता है। कई ऐसे कोई भी हो सकता है, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी, सूखा, सूखा हो गया, ठीक है। और भी जो भी आपकी आपदाएं आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगी, तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अक्सर आप देख लेते हैं जो हिमस्खलन हो जाता है, ठीक है, बादल का फटना हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें, उष्ण तापन आपका है ही, ग्लोबल वार्मिंग आपकी है ही, उसको आप देख सकते हैं। तो जो वैश्विक प्रभाव हैं, जो वैश्विक तापन है आपका, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको आप देख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं इसमें शामिल हैं, आपका ढेर सारी आ जाती हैं इसमें, ठीक है। इसमें चक्रवात आ जाता है, विश्व भर में कोई ना कोई चक्रवात, तो ये कई ऐसे आते हैं प्राकृतिक आपदाएं, ये भी बड़ा
सेट टॉपिक आपका है। अगर आप इसको एक तैयार किए हुए हैं, तो लगभग शब्दों को बदल करके वही चीज़ें लगभग हर उसके साथ जो है घूमती-फिरती चलती हैं। आप इसको अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है? तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, प्राकृतिक आपदाएँ होगी और फिर राष्ट्रीय विकास योजनाएँ, परियोजनाएँ होगी। राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय विकास की योजनाएँ योजनाएँ एवं परियोजनाएँ। राष्ट्रीय विकास की योजनाएँ, परियोजनाएँ हो गई, ये कोई भी हो सकती हैं। ठीक है? ये हो गया आपका। अब देखिए इनको सबको, सारे टॉपिक को देखिए आप, कितना बेहतरीन हो गया है। तीनों खंड आपके हो गए, खंड का, खंड खा, ये आपका खंड का हो गया, ये आपका जो है खंड खा हो गया और ये आपका जो खंड गा हो गया, तीनों खंड आपका हो गया। ठीक है? तो तीनों खंड पर ये आपकी एक बेहतरीन स्थिति हो सकती है। अब आपको क्या करना है? अब हम एक-एक करके एक-एक खंड को क्या करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे और यूपी पीसीएस में विगत सालों के पूछे गए निबंधों पर भी चर्चा करेंगे। तो आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ एक निबंध का भी स्वरूप आ जाएगा। ठीक है? वो भी आ जाएगा आपका, सारी चीज़ें आपकी आ जाएँगी, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतर से बेहतर हो जाएगा। ठीक है? तो हम सबसे पहले आज खंड का पर चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। खंड का में यूपी पीसीएस में जो पूछे गए हैं, उन पर हम आपके साथ एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है? तो आप देखिए खंड का पर हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। खंड पा का पर अगर हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? तो खंड का में अगर हम देखें तो खंड का में आप देखते हैं कि 3 टॉपिक आते हैं, साहित्य, संस्कृति, पहले तो आपका आता है साहित्य एवं सांस्कृतिक क्षेत्र है। साहित्य और संस्कृति, संस्कृति भी आप ले सकते हैं। साहित्य और संस्कृति हो गया। अब देखिए साहित्य और संस्कृति में आप देखिए यूपी पीसीएस में जो पूछा गया है, यूपी पीसीएस में जो पूछा गया है विगत सालों में, वो क्या-क्या पूछा गया है? यूपी पीसीएस में यहाँ से पूछा गया है, जो साहित्य और संस्कृति पर क्या पूछा गया है, इसमें आप देखिए लगातार यहाँ से जो पूछे गए हैं, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही नहीं, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही आ जाएगा, लेकिन हाँ, यहाँ से आपको एक क्षेत्र मिल जाएगा। जैसे 2018 में पूछा गया है, 2018 में जो पूछा गया है, वो है साहित्य का सामाजिक दायित्व। ये पूछा गया है साहित्य का सामाजिक दायित्व, ये पूछा गया है। साहित्य का सामाजिक दायित्व पूछा गया है, ये 2018 में पूछा गया है। ठीक है? अब 2018 में आप इसको जो भी लिखा होगा बहुत अच्छा लिखा होगा, बहुत अच्छे लोग पाए भी हैं। कई हमारे ढेर सारे स्टूडेंट जो सफल हुए 2018 में। और 2018 वो दौर था जब कोविड का काल था, आप जानते हैं। उसका जब हुआ था तो उस 2018 वाले में काफ़ी लोग इस टॉपिक का चयन किए थे। तो हम लोग आएँगे, चर्चा करेंगे, इसकी फ्रेमिंग भी आपके साथ करेंगे, आपको क्या-क्या लिखना है उस पर देखेंगे। ठीक है? फिर 2019 में देखिए यहाँ से क्या पूछा गया, 2019 में यहाँ से पूछा गया है साहित्य और नैतिक मूल्य। 2019 में पूछा गया है साहित्य और नैतिक मूल्य। साहित्य एवं नैतिक मूल्य, ये पूछा गया है। साहित्य एवं नैतिक मूल्य पूछा गया है। ठीक है? फिर आपका 2020 में देखिए क्या पूछा गया है। 2020 में यहाँ से पूछा गया है साहित्य और सामाजिकता। साहित्य एवं सामाजिकता। साहित्य एवं सामाजिकता पूछा गया है, ये पूछा गया है 2020 में। देखिए कैसे जुला मिला-जुला है, साहित्य एवं सामाजिकता है। 2021 में देखिए क्या पूछा गया है। 2021 में आपसे पूछा गया है
कला एवं सामाजिक मुक्ति, ठीक है, कला एवं सामाजिक मुक्ति, ये पूछा गया है। अब 2022 में देखिए, 2022 में पूछा गया है उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक, पूछा गया है उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक, नए मानक, ये पूछा गया है। 2023 में पूछा गया है कि चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, साहित्य की भूमिका, ठीक है। अब 2000 आगे 2023 तक, अब 2024 में क्या पूछा जाएगा, 2025 में क्या पूछा जाएगा, 2026 में क्या पूछा जाएगा। जिस साल के आप अभ्यर्थी होंगे उसको क्या करेंगे, आपको रिलेट करेंगे। अगर इस टॉपिक का अगर आप चयन करते हैं तो आपको इस पर जो है थोड़ा सा अभ्यास करना होगा, ध्यान देना होगा। और 2028 से लेकर के जैसे 2024 में क्या पूछा जाएगा कि महाकुंभ एक सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अमूर्त सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। महाकुंभ यहाँ से भी पूछा जा सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और भी टॉपिक यहाँ से बन रहे हैं जिसको हम लोग 2024 के लिए, 2025 के लिए इनको सबको बना रहे हैं। तो ये चीजें आपके साथ हो गई। एक आपके पास क्या हो गया, एक आंकड़ा निकल करके आ गया कि 2018 से अगर हम तैयार करते हैं, अगर आप तैयार करते हैं 2018 से, ये है अगर आप एक ऐसा तैयार करें जिससे आप शब्दों को बदल करके और सभी जगहों पर क्या कर सकते हो, उसको पिरो सकते हैं। तो इसको लेखन के लिए आपके पास साहित्य और संस्कृति और यहाँ से जुड़े हुए जो आपके पास शब्दकोश हैं वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आगे हम बताएंगे, चर्चा करेंगे इस पर। अगर इस टॉपिक को हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे, आपको लिखाएंगे भी। तो आप देखिएगा कहाँ पर आप कैसे अच्छा निबंध, यहाँ पर आप अगर इसका चयन कर सकते हैं तो करते हैं तो कैसे अच्छा निबंध लिखेंगे, ठीक है। तो आप लगभग मान करके चलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे 9 10 10 10 अगर इसको हम ले लेते हैं तो अपने आप में क्या हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा, ये बहुत हो जाएगा। आप फ्री में कर लेंगे और आगे आने वाले के लिए आपकी एक तरीके से पूरी स्ट्रेटजी तैयार रहेगी। अब देखिए हम इसी में दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, जो दूसरा टॉपिक आपका है खंडका में ही, आप यहाँ से एक आप साहित्य और संस्कृति चुन सकते हैं, मतलब कोई एक, इनमें से कोई एक आप लिख सकते हैं, कोई भी एक का आप चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो साहित्य और संस्कृति का हो गया। अब आप सामाजिक क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र का आप चुनाव कर सकते हैं, और फिर राजनीतिक क्षेत्र का आप चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र का आप चुनाव कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक आपके क्या हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब सामाजिक क्षेत्र में आप देखिए 2018 में पूछा गया भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, 2018 में आया है भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रभाषा, क्योंकि भाषा संबंधी समस्याएं पूरे देश भर, विशेष तौर पर दक्षिण राज्य इसमें क्या है, बड़े ही भाषा को लेकर के एक आंदोलन चल रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा क्या है, राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। और आप जानते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का किस तरीके से विभाजन किया गया, और तब से लेकर के आज तक मतलब भाषाई विविधता, भाषाई एकता किस प्रकार से आज तक अपने जो है चर्चा का केंद्रबिंदु बनी हुई है, आएंगे चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर है यौन अपराध कारण एवं निवारण, 2019 में पूछा गया है।
यौन अपराध, यौन अपराध कारण और निवारण, ये पूछा गया है। कारण एवं निवारण। देखिए 2020 में आपसे क्या पूछा गया है, 21वीं सदी में जात प्रथा बहुत ही ज्वलंत विषय रहा है। 2020 में पूछा गया है, 21वीं सदी में जात प्रथा, 21वीं सदी में जात प्रथा, समस्या और चुनौतियां, समस्या एवं चुनौतियां। समस्या एवं चुनौतियां ये पूछा गया, 2020 में पूछा गया। बहुत अच्छा है, आप सब बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ही बायस नहीं होना, बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण रखने वाला ही इसको लिखेगा, नहीं तो पता चला कि आप बस जात प्रथा की आलोचना करते चले जाए या जात प्रथा की अच्छाइयां बताते चले जाएं। इससे ध्यान रखना होगा, यहाँ पर बहुत संतुलित दृष्टिकोण वाले ही इसको लिख पाएंगे। फिर आपका 2021 में पूछा गया, भारत में उच्च शिक्षा और शोध की स्थिति, बहुत अच्छा टॉपिक है। 2021 में पूछा गया है, ये आपके सहायक कुल सचिव परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2021 में पूछा गया है, भारत में उच्च शिक्षा, भारत में उच्च शिक्षा एवं शोध, एवं शोध की स्थिति, ये 2021 में पूछा गया है। 2022 में पूछा गया है, द्विखंडी व्यक्ति में बटी नारी, दो खंडी व्यक्ति में बटी हुई नारी, ये कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। अर्धनारी नटेश्वर की संकल्पना से जुड़ा हुआ है, द्विखंडी व्यक्ति में बटी हुई नारी। फिर आपका 2023 में जो पूछा गया है, महानगरों में वृद्धों की समस्या, बहुत ही ज्वलंत विषय है। महानगरों में वृद्धों की समस्याएं, वृद्धों की समस्याएं, ये आपसे पूछा गया है। ये देखिए, अगर आप देखें एक बार, ये देखिए 2000 सामाजिक क्षेत्र में 2018 में भाषा राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में, यौन अपराध कारण एवं निवारण, 21वीं सदी में जाति प्रथा, समस्या चुनौतियां, भारत में उच्च शिक्षा एवं शोध की स्थिति, द्विखंडी व्यक्ति में बटी हुई नारी, महानगरों में वृद्धों की समस्याएं। अब 2024-25 में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो यहाँ से हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, भाषा की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, राष्ट्रभाषा हिंदी की दशा व दिशा, और इस पर भी एक महत्वपूर्ण विषय और मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आपका इसमें जो महिला अपराध हैं, ठीक है, महिला अपराधों के बारे में एक मुहिम चल रहा है देश भर में। तो महिला अपराध भी आपने देखा कि दिल्ली जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बंगाल में भी हुई और कई जगह, तो महिला अपराध भी इसमें शामिल है, उस भी हो सकता है। तो कई ऐसे कन्या भ्रूण हत्या के मामले तो खैर चलते ही रहे, लेकिन हालांकि वो हो गया है, बहुत चर्चा में नहीं, लेकिन जो चर्चा में है वहाँ से महिलाओं से जुड़े हुए टॉपिक यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे 2024 में और 2025 में, 2026 में क्या क्या हो सकता है 2024, 25, 26 के लिए। अब देखिए तीसरा क्षेत्र आपका राजनीतिक आता है, तीसरा क्षेत्र आपका राजनीतिक क्षेत्र है। इसमें देखिए 2018 में क्या पूछा गया है, 2018 में शिक्षा और मूल्य पूछा गया है, शिक्षा एवं मूल्य ये पूछा गया है 2018 में। 2019 में थोड़ा सा लीक से हट करके है, लेकिन ये सही है, पॉलिटिकल है, क्योंकि शिक्षा एवं मूल्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा भी है। राजनीति में एक देश एक संविधान, उसी समय संकल्पना दी गई थी, एक देश एक संविधान। आप जानते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के तहत, अनुच्छेद 370 के प्रावधानों की जो समाप्ति की गई, भारत के संविधान को जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से लागू किया गया, भारतीय संसद के सारे अधिकार को बहाल किया गया और एक समान
स्थिति लाई, तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, 2019 के संदर्भ में पूछा गया एक देश एक विधान। 2020 में देखिए, 2020 में जो पूछा गया, ये आपका रहा है भारत में चुनाव सुधार। भारत में चुनाव सुधार, ये आपका पूछा गया है। चुनाव सुधार, आवश्यकता एवं अपरिहार्यता, ये मुद्दा खैर हमेशा बना हुआ है। आवश्यकता एवं अपरिहार्यता, अपरिहार्यता। फिर आपका आता है 2021 का आता है, पूछा गया है धर्मनिरपेक्ष राजनीति। धर्मनिरपेक्ष राजनीति, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष राजनीति, ये भी देखिए कितना अच्छा निबंध पूछा गया है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति, ठीक है। और आवश्यकता एवं चुनौतियां, आवश्यकता एवं चुनौतियां, ये 2021 में पूछा गया है। 2022 में देखिए बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका। अब कुछ लोग तो इसको यहां से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये है बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका, क्योंकि नई शिक्षा नीति लाई गई। शिक्षा की भूमिका। और 2023 में जो पूछा गया वो आपका रहा भारत के लिए G20 के नेतृत्वकर्ता के निहितार्थ। भारत के G20 के नेतृत्वकर्ता के निहितार्थ। G20 का सम्मेलन आयोजित किया गया के निहितार्थ, और भारत की छवि वैश्विक स्तर पर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को सफलतापूर्वक आयोजित करने की बनी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये भी टॉपिक आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रहा है। अब 2024 में, 2025 में, 2026 में क्या पूछा जाए आपके लिए, उसको आप हमारे साथ देखेंगे। ठीक है, 2024 में आपके लिए जो पूछा जाएगा बिल्कुल सेट है, जो आएगा 100% वही आएगा। आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और इन सभी टॉपिक पर जितने भी आपने देखा, अगर आप इस पर एक बेहतरीन अपनी पकड़ बना ले, एक प्रस्तुतिकरण आप जान जाएं, तो ये नहीं है कि यही आ जाएगा, लेकिन आपने देखा कि वही नहीं आया, लेकिन उससे जुड़े हुए कोरिलेटेड चीजें आई हुई हैं। तो जो भविष्य के निबंध हैं वो किस प्रकार से होंगे, वो क्या पूछे जा सकते हैं, इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन आप हमारी इस निबंध की स्पेशल की क्लास को जरूर ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके और इस पर अपना प्रैक्टिस करें, अपना अभ्यास करें, और अपने स्कोर को आप सिक्योर करें। वो चाहे आपका यूपीपीसीएस का पेपर हो, चाहे आपका समीक्षा अधिकारी का हो, चाहे आपका खंड शिक्षा अधिकारी का हो, चाहे आपका जो है सहायक कुल सचिव का हो, एपीएस, जो भी आपकी परीक्षाएं हैं, यूपी लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, आपके लिए रामबाण है। तो आप आइए आज और अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए देवप्रयागम आईएएस, और डाउनलोड कीजिए देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कीजिए, और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए कर लीजिए, तब आप आगे बढ़िए। तो ये है आज के निबंध, ये क्लास, इसकी निरंतरता आपको प्राप्त होती रहेगी, आप निरंतर इसके साथ जुड़े रह सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक।